नमस्कार साथियों, आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अंग्रेजी में आप इसको प्रीएम्बल भी कह सकते हैं, प्रीएम्बल भी कहा जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक है और इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे कि आखिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिर क्या है, जो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसे आत्मा भी कहा है, संविधान की आत्मा भी कहा है, संविधान की कुंजी भी कहा गया है। तो किसने क्या कहा इसको भी पढ़ेंगे, इसके महत्व को भी पढ़ेंगे और प्रस्तावना में प्रयोग होने वाली जितने भी इसमें शब्द हैं उन शब्दों के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूपरेखा है, जो देखेंगे कि संविधान में इस प्रकार से तो नहीं, हालांकि चूंकि स्पेस कम था इसलिए मैंने इसको एडजस्ट करके लिख दिया है और नीचे की चीज़ों को थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है। उसको आप इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह से है। अब बात करते हैं कि यह जो है प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अगर कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि स्वाधीन राष्ट्र, यानी जो देश आजाद हो चुका है, यानी आजाद देश का अपना एक संविधान होता है। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं, शुरुआती तरीके से। यानी किसी भी आजाद देश का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उसे राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्र के विकास में अत्यधिक योगदान दे सकता है जिसे उसे राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो, अथवा जिसे उस देश की संविधान निर्मात्री द्वारा उसे बनाया गया हो। भारतीय संविधान को अगर कहें तो इसका उदाहरण के रूप में हम लोग रख सकते हैं। यानी भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले लोग, यानी उदाहरण भी इसको हम लोग दे सकते हैं। यानी प्रस्तावना की प्रकृति को हम लोग समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आखिर प्रकृति कैसी है। तो कह सकते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या इसको उद्देशिका भी कहा गया है, याद रखेंगे। उद्देशिका भी इसको कहते हैं। यानी ये दार्शनिक, राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का आधार है, जिसका अभिप्राय उन नीतियों से है जिस पर यह संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। प्रस्तावना से यह प्रेरणा मिलती है कि हम क्या करेंगे, हमारा अध्याय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। प्रस्तावना में उन लक्षण एवं उद्देश्यों का भी समावेश किया गया है जिन्हें हम प्राप्त करने के लिए संविधान निर्माता ने राज्य व्यवस्था को निर्दिष्ट दिया है। यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का मार्ग निर्देशन करने वाला प्रकाश स्तंभ है, कह सकते हैं हम लोग इसके बारे में। और अगर हम लोग कहें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अत्यंत संक्षिप्त, आकर्षक एवं शब्द चयन के दृष्टि से प्रभावशाली है। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा है, उनकी ये कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कि डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्र है। चित्र जो बोलता है एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। ये लाइन किनके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार है। फिर से समझ लेंगे कि प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्र है। चित्र जो बोलता है एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। इस प्रस्तावना में यह कहा गया है, प्रस्तावना को देख सकते हैं, कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी यहीं से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व आप
देख सकते हैं, फिगर के में भी, फिगर जो दिख रहा है इसमें भी देख सकते हैं। एक यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये हमारा मतलब कहा जाए इतना तक जो है हमारा क्या है, प्रस्तावना है। और नीचे इसके बारे में लिखा गया है क्या, इस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस, यहीं से है कि दृढ़ संकल्पित होकर के अपने इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर यानी जिस दिन संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम, यह हिंदी की तारीख है। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब कि भारतीय संविधान को भारतीय जनता के ऊपर थोपा नहीं गया है, जबरदस्ती लागू नहीं किया गया है, हम भारत के लोग उसको स्वयं अपने ऊपर लागू कर चुके हैं। मतलब कहा जाए इतना निर्मल विचार का संविधान भारत का ही हो सकता है। सोचिए हमारे भारत के संविधान कितना बेहतर है। देखेंगे कि इसमें संविधान संशोधन पहली बार जो हुआ था, संविधान 42वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, कब 1976 के द्वारा 42वां संशोधन हुआ और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिया गया। कौन कौन? एक समाजवादी, समाजवादी देखिएंगे कि ये समाजवादी जो शब्द है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को हटा करके क्या रख दिया गया है, अब पंथ निरपेक्ष ला दिया गया है और उसके साथ साथ अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया है। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों में संशोधन किया गया है। एक है हमारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, जो यहां पर आपको प्रदर्शित कर रहा है। प्रस्तावना के लिए अब बात आती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए कौन कौन से महापुरुष ने क्या कहा है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा है, नोट करते चलेंगे, परीक्षा में पूछ भी देता है। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा है कि प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और जहां वे एक ओर हमें अपनी गौरव में अतीत से जोड़ते हैं, वहीं उसे भविष्य की आशंका को भी संजोते हैं। ये डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा है। फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, यह एक घोषणा है, यह एक घोषणा है, यह एक दृढ़ निश्चय है, यह एक प्रतिज्ञा और दायित्व है। हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है। यह प्रस्तावना दुनिया को टूटे फूटे शब्दों में यह बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों से किस बात की अभिलाषा कर रखी थी, हमारा सपना क्या था। इतनी बातों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही है। फिर कभी कभी पूछ देता है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है, तो उनका कथन था प्रस्तावना के लिए कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। पूछ देता है कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, किसने कहा? उसके साथ साथ देखिए, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। कौन कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। यानी कि इन्होंने कहा कि आप प्रस्तावना से ही, संविधान की प्रस्तावना को समझ करके ही आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि इस संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और
एक देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या है प्रस्तावना के बारे में। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब बात करते हैं कि संविधान संशोधन की बात, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछ चुका है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उत्तर आपका होगा हाँ, एक लाइन में देना होगा तो। लेकिन डिटेल्स बताना होगा तो आप कह सकते हैं कि एक मामला था 1973 का, वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामला में था। 1973 ईस्वी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रस्तावना जो है यानी उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित हो, यानी जिससे मतलब अगर कहा जाए कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन अगर होने की बात आती है तो वैसी स्थिति में प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। प्रस्तावना के महत्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रस्तावना के महत्व क्या है। तो इसके महत्व को समझने के लिए अगर हम लोग कहें तो कुछ पॉइंट को हम लोग नोट कर सकते हैं। उसको समझने के लिए हम लोग कहें कि प्रस्तावना के जो महत्व है, महत्वपूर्ण अगर कहा जाए, महत्व की बात करें तो इनके तत्वों को समझ करके समझ सकते हैं। प्रस्तावना में 4 तत्व भी हैं, बहुत सारे पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा पढ़ेंगे तो। इस प्रस्तावना के 4 तत्व हैं जो इस प्रस्तावना के महत्व को बतलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी संविधान में जो अधिकार प्राप्त मिलने का जो स्रोत है वो सबसे पहला तत्व है इस प्रस्तावना का। आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द ये कौन? हम भारत के लोग इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा तत्व क्या है? भारत की प्रकृति, यानी प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतंत्र राज्य व्यवस्था वाला देश है। यह दूसरा तत्व है। और तीसरा तत्व है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य, यानी प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता वह बंधुत्व स्थापित करना चाहता है। भारतीय संविधान के ये उद्देश्य हैं। तीसरा तत्व हुआ। चौथा तत्व को हम लोग समझ सकते हैं कि संविधान की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की तिथि, यानी इसको जब स्वीकार किया गया उसकी तिथि की बात करें कि प्रस्तावना जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी तिथि का उल्लेख भी करती है। यानी स्वीकृति, यानी कब इसको स्वीकार हम लोग किए, क्रियान्वयन की तिथि को भी इसमें डिनोट करते हैं। 4 तत्व हैं प्रस्तावना के। ये क्या है? इसके महत्व को प्रदर्शित करते हैं। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित दर्शन के अर्थ को अगर समझना हो तो हम लोग उसके शब्दों को समझ करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके शब्द क्या क्या हैं? तो हम लोग कह सकते हैं, पहला, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जो शब्द है वो बताता है कि भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है तथा भारतीय जनता ने ही भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है। इस भारत के लोग, यह सूक्ष्म वाक्य भारत को एक प्रजातंत्र के रूप में प्रदर्शित करता है। अब दूसरा इसमें बात आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
इसको हम लोग अगर इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका अभिप्राय है कि भारत के आंतरिक तथा बाहरी मामलों में भारत सरकार सार्वभौमिक और स्वतंत्र है, और अर्थात यानी भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर करता है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन स्टेट है, डोमिनियन औपनिवेशिक तो है नहीं। यानी कि भारत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को, कहीं कहीं पुस्तक में देखेंगे तो मिल जाता है कि भारत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को राष्ट्रकूट के अध्यक्ष के रूप में केवल प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार किया गया है। उसका डोमिनियन स्टेट भारत नहीं है, सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार किया है। अब इसमें तीसरा शब्द आता है समाजवादी। तो समाजवादी का अर्थ होता है, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह स्थापित कर दिया गया, यह अतः स्थापित यह शब्द स्पष्ट करता है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और समानता को समाप्त करना है। राज्य शक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं होगा और शासन का संचालन बहुमत किसके सिद्धांत के आधार पर होगा। अब इसमें एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष, जो पंथ निरपेक्ष अभी आपको सामने है, बदल दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह जोड़ा गया है। पहले यहां पर इसके स्थान पर, पंथ निरपेक्ष के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष था, अब इसमें पंथ निरपेक्ष आ गया है। और हमारे देश में सभी धर्म समान है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे देश के अंतर्गत चाहे जितने भी धर्म है, छोटे बड़े जितने भी हैं, वो सब धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। प्रस्तावना का अनुकरण करते हुए धर्मनिरपेक्ष के मूल तत्व संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 मूल अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से समाहित किए गए हैं। यानी धर्मनिरपेक्ष अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हालांकि अभी चर्चा का विषय फिलहाल में बना हुआ है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा पर निकले हुए थे। अब यह बात आती है कि संविधान में तो कहा गया कि यानी धर्म निरपेक्ष तो नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, यानी कि इसमें सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या भारत को एक विशेष धर्म जैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है कि नहीं? अगर बनाया जा सकता है तो किस प्रकार बनाया जा सकता है, संविधान में कहां संशोधन किया जा सकता है, और नहीं बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं बनाया जा सकता है? कमेंट में जरूर आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी अब आता है लोकतांत्रिक। लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक का अर्थ यह होता है, यह शब्द राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को व्यक्त करता है तथा स्पष्ट करता है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। भारत का शासन यहाँ के नागरिकों द्वारा चलाया जाता है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाए जाने के पीछे इसकी अधिक जनसंख्या यानी सर्वप्रथम कारण है। भारत में क्षेत्रीय भाषाएं, धार्मिक, सांस्कृतिक, नस्लीय विविधता को देखते हुए बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। विचारधारा की दृष्टि से हमारा लोकतंत्र उदारवादी है और आर्थिक न्याय के देखेंगे कारण समाजवादी लोकतंत्र के काफी समीप पहुंच जाता है। अब बात आता है गणराज्य, यानी कि गणराज्य का अर्थ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह इंगित करता है, गणराज्य शब्द से यह इंगित करता है कि भारत में राज्य का मुखिया कोई वंशानुगत राजा नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा होगा, उसी का बेटा राजा होगा, ऐसा इसको क्या करता है, इसको इंगित करता है। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या, तो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति पद पर कोई भी भारतीय नागरिक कुछ विशेष प्रतिबंधों को छोड़कर पहुंच सकता है।
भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च शक्ति सार्वभौम वयस्क मताधिकार से संपन्न जन समुदाय में निहित होगी। यह गणराज्य शब्द का अर्थ यहां पर प्रदर्शित करता है। अब बात आती है, छोटा सा शब्द यहां पर आपको मिल जाएगा, न्याय। न्याय को हम लोग पहले समझ लेते हैं। न्याय से तात्पर्य यहां पर है प्रस्तावना में कि प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य की घोषणा करती है, जिसमें मूल तत्व 1917 की रूसी क्रांति से अभिप्रेरित है। रूस की क्रांति से इसको लिया गया है। प्रस्तावना में उपबंधित न्याय के विचार से लोक कल्याणकारी राज्य का विचार दृष्टिगोचर होता है और नागरिकों को कहा जाए कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में न्याय का आश्वासन दिया गया है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाज के मुख्य धारा से वंचित लोगों को आरक्षण व अन्य प्रकार की सुविधा प्राप्त है। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रिया में सभी नागरिक हिस्सा ले सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ साथ वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक आरक्षण का आधार भी यही है। आर्थिक न्याय से अभिप्राय है कि समाज की कुल संपदा किसी छोटे से वर्ग तक सीमित न रह जाए, बल्कि विभिन्न सामाजिक वर्गों में आय और जीवन के स्तर में न्यूनतम अंतर हो। जैसे कि मनरेगा जैसे कार्यक्रम आर्थिक न्याय के आदर्श के साधने को क्या है, कह सकते हैं कि प्रयत्न है। अब एक बात आती है इसमें, स्वतंत्रता शब्द जो आता है, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि प्रस्तावना में इस बात पर विशेष बल दिया गया है, जोर दिया गया है कि राज्य समस्त नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करेगी। तो नागरिक स्वतंत्रता क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? तो नागरिक स्वतंत्रता अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति, भाषण, संघ बनाना, संपत्ति रखने आदि जो है ये नागरिक स्वतंत्रता है। जबकि मतदान में भाग लेना, प्रतिनिधियों को चुनाव करना, निर्वाचन में खड़ा होना, सरकारी नीतियों की आलोचना करना आदि जो है राजनीतिक स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रता की बात कही गई है। स्वतंत्रता का आदर्श मूलतः फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसको याद रखेंगे, कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, वहीं से इसको उठाया गया है। इस पर अमेरिकी संविधान का भी कुछ वैचारिक प्रभाव पड़ा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उतनी अधिकतम स्वतंत्रता दी जाती है जितनी स्वतंत्रता का अन्य व्यक्तियों को भी दी जा सके। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता और सीमित नहीं है। अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त निबंधन लगाए गए हैं। साथ ही अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म और अंतःकरण की व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है मौलिक अधिकार पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको जरूर देखें, ज्यादा बात समझ में आएगी आपको। अब इसमें एक बात आती है, समानता शब्द की बात आती है, समता यानी समानता की बात आती है। यहाँ पर नागरिकों के लिए, इसका अर्थ है समानता का यहाँ पे, कि नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। इससे संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार में भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं। उसको आप देख सकते हैं, मौलिक अधिकार, जैसे कि बताया, हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अब यहां पर एक शब्द है, वह जो है बंधुत्व, यानी बंधुत्व का तात्पर्य है कि प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व शब्द जो है वो जातीय, भाषाई, धार्मिक और अनेक प्रकार की विविधताओं से परे होकर नागरिकों में भारतीय बंधुत्व की भावना को स्थापित करने में संबंधित है, जिससे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित की जा सके। यह प्रस्तावना का ही प्रभाव है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में स्तरों पर विविधताएं होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने पर बल दिया गया है और यह फ्रांस की क्रांति से भी प्रेरित है। अगर कहा जाए अनुच्छेद 51 का 51 क में नागरिकों का यह मूल कर्तव्य बताया गया है कि यह भारत के लोगों में समरसता और समान भारत की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी से परे हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है, ये तो हमारा रहा, यानी इसमें जो शब्द हैं उन शब्दों के बारे में समझें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कि बिना भाईचारे के सामान्य और स्वतंत्रता रंग की कोट से, स्वतंत्रता जो है रंग की कोट से अधिक गहरी नहीं है। इस प्रकार जब समय समग्र रूप से समझा जाता है तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रिमूर्ति को उचित परिप्रेक्ष्य में और प्रगतिशील दृष्टि से समझा जाना चाहिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। भारतीय संविधान के जनकों ने नव निर्माण की भूमिका में एक नए और सुव्यवस्थित समाज की कल्पना की है। यह बड़े सौभाग्य और संतोष की बात है कि हमारे संविधान के निर्माता जो हैं उन्हें श्रेष्ठ आदर्श के समर्थक रहे हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखते हुए भी सामाजिक उत्थान और सामाजिक न्याय की स्थापना को संभव करता है। भारतीय संविधान की सफलता का मुख्य कारण उसकी प्रस्तावना का व्यापक परिप्रेक्ष्य, उदारवादी दर्शन तथा लचीला स्वरूप का होना है। इसके बारे में हम बताए हैं कि भारतीय संविधान लचीला है कि कठोर है, तो यानी कि यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि मूल रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान जो है लचीला है, उदारवादी दर्शन को सामने लाता है, यानी संविधान ही हमारा जो है बिल्कुल उदार है। यानी ये थी हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।